अध्याय 7 अमरकंटक। भारतवर्ष में तीर्थ स्थानों में जाकर कुछ पुण्य कमाने की परंपरा बहुत पुरानी है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिला में मैकल पर्वत राशि में स्थित अमरकंटक केदारनाथ जैसा ही पर कुछ कम प्रचलित तीर्थ स्थान है। यहीं से ही नर्मदा नदी का उद्गम होता है, जो भारत की सदाबहार नदियों में एक है। जिस तरह उत्तर भारत में गंगा नदी की पूजा होती है, उसी तरह मध्य भारत में नर्मदा नदी को सम्मान दिया जाता है। देश के अन्य तीर्थ स्थानों की तरह आज अमरकंटक भी एक पर्यटन का स्थान होता जा रहा है। लगभग 10,000 की जनसंख्या वाले तथा जंगल में पहाड़ियों से घिरे इस स्थान में यात्रियों के ठहरने के लिए उत्तम होटल है तथा उनके मन को लुभाने के लिए सरकार द्वारा कई प्राकृतिक स्थलों का विकास किया जा रहा है। अमरकंटक पहुंचने के लिए अनेक साधनों का प्रयोग किया जाता है। पेंड्रा रोड से जीप अथवा कार से पहुंचा जा सकता है, जबकि जबलपुर, शहडोल की ओर से बस द्वारा भी जा सकते हैं। लाखों पर्यटक हर वर्ष नर्मदा उद्गम में स्नान के लिए आते हैं, परंतु आज से लगभग 65 वर्ष पहले अमरकंटक एक छोटा सा गांव था, जिसकी जनसंख्या लगभग 150 थी। उस समय अमरकंटक पहुंचने के लिए आधुनिक आवागमन के साधन नहीं थे। पेंड्रा रोड से हर वस्तु घोड़े से आती थी। युवा नागराज अपनी पत्नी के साथ बिटिया को लेकर एवं साथ के सामान को घोड़े पर रखकर पेंड्रा रोड स्टेशन से लगभग 30 से 35 किलोमीटर बाग युक्त घने जंगल के बीच पगडंडी से पैदल चलकर 31 दिसंबर 1949 की रात्रि के 8 बजे अमरकंटक पहुंचे। यहां एक धर्मशाला में, जिसका नाम रामबाई धर्मशाला था, रात्रि विश्राम किए। 1 जनवरी 1950 के सूर्य दर्शन हुए। उन दिनों अमरकंटक में बहुत ठंड पड़ती थी। यहां की धरती झाड़ झाड़ियां सफेद चादर ओढ़ी हुई सी लगती थी। प्रातः ही नर्मदा मंदिर गए और नर्मदा कुंड में स्नान किया। कुछ राहत सी तो महसूस हुई, परंतु साथ ही आगे की अपने लक्ष्य के लिए यात्रा का भी विचार आया। यहां आते ही लोगों ने उन्हें पहले मद्रासी साधु और फिर उनके व्यवहार व कार्यकलाप को देखकर महाराज कहकर बुलाना आरंभ कर दिया था। महाराज नागराज सोचने लगे, मैं अमरकंटक को निर्जन वन मानकर आया, किंतु यहां भी कुछ लोग निवास कर रहे हैं। क्या इससे अधिक निर्जन वन की ओर जाना होगा या साधना के लिए यहीं रहना होगा? इन विचारों के साथ यहाँ के लोगों का रहन सहन, बातचीत व सोच विचार की ओर ध्यान देना शुरू किया। धीरे धीरे पता चला कि सर्वाधिक प्रौढ़ व बुजुर्ग लोग सवेरे नर्मदा में स्नान करते थे। तत्पश्चात घर जाकर खाने पीने के बाद बीड़ी, सिगरेट और तंबाकू आदि का सेवन करते तथा ताश और चौपड़ खेलते रहते थे। कुछ ऐसे भी लोग थे जो गांजा व भांग का भी सेवन करते थे। यह महाराज नागराज के लिए काफी विचित्र था। उनके मन में विचार आया कि अगर मैं ऐसे बुजुर्गों के साथ बैठता हूं तो ये मुझे भी यही सब करने को कहेंगे। यदि इन सब चीजों के लिए मना करता हूं तो मैं इनके लिए कुजात हो जाता हूं, और यदि यही सब करता हूं तो समझो साधना तो हवा हो गया। अब क्या किया जाए? यहां रहा जाए या यहां से भागा जाए? 30 वर्षीय महाराज नागराज ने स्वयं को गंभीर दुविधा में पाया। एक तरफ खाई तो दूसरी ओर कुआं। इस मानसिक उथल-पुथल के साथ स्थानीय आदिवासियों के साथ 1 महीने तक घूमते रहे। जंगल में होने वाली बहुत सारी जड़ी बूटियां, कंदमूल व पत्तियां उनके पहचानने में आई। जो नहीं पहचानते थे, उन्हें वहां के वनवासियों के साथ बातचीत से समझते रहे। उन दिनों नर्मदा किनारे बहुत ब्राह्मी होती थी, जिसका गुण वर्णन आयुर्वेद में पढ़ा था। इस विधि से महाराज नागराज इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अमरकंटक में कंदमूल खाकर जीवित तो रहा जा सकता है, परंतु लोगों के साथ कैसे रहें? हमेशा की तरह उन्होंने इस संकट को भी धर्मपत्नी के सामने रखा। पत्नी ने सुझाया, क्यों परेशान होते हो? उन लोगों को अपना कार्यक्रम करने दो और उनको अपना जीवन जीने दो। आप अपना कार्य करो। तुम सवेरे से शाम तक साधना करो। तुम्हारे पास कोई आएगा नहीं, तुम किसी के पास जाना नहीं। यह सुनकर महाराज नागराज प्रसन्न हुए। अमरकंटक के निवासियों के साथ तालमेल हुआ तो एक नया संकट आ खड़ा हुआ। सन 1950 में पक्की सड़क, आज की तरह मोबाइल फोन और दूरदर्शन की सुविधा न होते हुए भी यह बात दूर दूर तक फैल चुकी थी कि एक मद्रासी साधु गृहस्थ होते हुए भी समाधि प्राप्त करने की हिम्मत कर रहे हैं। उन दिनों अमरकंटक गंभीर साधना स्थल के लिए जाना जाता था तथा अनेक साधु व साधक इस अस्तित्व के मर्म को समझने के प्रयास में लगे रहते थे। कुछ ने तो इस बात को उपहास की तरह लिया और कुछ ने अहंकार पर चोट समझा कि जो उपलब्धि उन्हें संसार के सुख सुविधाएं त्याग कर भी नहीं हुई, वह गृहस्थ का सुख सुविधा भोगते हुए कोई इसकी कल्पना कैसे कर सकता है। यह मानकर कि कहीं किसी ने उन्हें भटका तो नहीं दिया, और यह समझाने के लिए कि वह अपना समय बर्बाद न करे, एक साधु हल्द्वानी से चलकर
अमरकंटक में महाराज नागराज से मिलने आए और कहा, देखिए, इस तरह से स्वयं को, धर्मपत्नी को और छोटे बच्चों को कष्ट देने से कोई उपलब्धि नहीं होने वाली है। शास्त्रों में यह स्पष्ट वर्णन है कि गृहस्थ व्यक्ति को समाधि प्राप्त हो ही नहीं सकती, तो फिर इस तरह जीवन नष्ट करने का क्या औचित्य है? महाराज नागराज ने विनम्रता से निवेदन किया, मैंने इस जीवन को अपनी जिज्ञासाओं के उत्तर पाने में लगाने का निर्णय लिया है। जिज्ञासाओं का उत्तर पाए बिना मेरे जीने का मुझे कोई औचित्य ही नहीं दिखता है। मेरे इस संकल्प में मेरी धर्मपत्नी और बच्चे साथ हैं। साधु बोले, किंतु ऐसे असफल प्रयास को आरंभ करने की ही क्या आवश्यकता है? महाराज नागराज ने फिर विश्वास भरे स्वर में कहा, मुझे विद्वानों व मेरे गुरुजनों से आश्वासन मिला है कि समाधि में ही मुझे ज्ञान प्राप्त होगा, फलस्वरूप मेरे प्रश्नों का भी उत्तर प्राप्त होगा। अतः समाधि के लिए प्रयास करने के अलावा मेरे पास कोई अन्य मार्ग नहीं है। अब चाहे इस प्रयास में इस जीवन की ही आहुति क्यों न देनी पड़े। यह सुनकर और उनकी दृढ़ निष्ठा देखकर साधु लौट गया। धन्यवाद।